हेलो स्टूडेंट्स, वीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर के जो हम करंट अफेयर्स की जो क्लास ला रहे हैं, उस करंट अफेयर्स की क्लास में हमने प्रतियोगिता दर्पण पर आधारित जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियां, आर्थिक घटनाक्रम, स्पोर्ट्स, ये सब कंप्लीट कर लिया है। और ये कौन से मंथ का हमने कंप्लीट किया है? ये दिसंबर 2024 की जो मैगजीन है, यानी जो लेटेस्ट मैगजीन है, उसमें जो अक्टूबर माह की घटनाएं आ रही हैं, वो हमने सारे इवेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स के नाम से, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आज हम जो प्रतियोगिता दर्पण में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो मैगजीन के पीछे की तरफ एक सेक्शन रहता है, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं जो पूरी तरह से करंट अफेयर पर बेस रहते हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वो काम के हैं। हम वही करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो सीधा प्रतियोगिता दर्पण से ही उठाए हैं, समसामयिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो कैटेगरी है वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला, समिट ऑफ द फ्यूचर, ये एक आयोजन था, एक मीटिंग थी। समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन किस निकाय यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, G7, क्वाड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। एक्चुअली समिट ऑफ द फ्यूचर ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें भविष्य में गरीबी को लेकर के और पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के परिचर्चा की गई थी। और ये जो आयोजन करवाया था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक हुई थी उसी के साथ इसका आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है यूएनओ। अक्टूबर 2024 में ये हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, समिट ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट, श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुना गया है? इस प्रकार के प्रश्न कई आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेटेस्ट में जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पहले भी हमारे यहाँ एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति में चार ऑप्शंस हैं: रानिल विक्रमासिंघे, अरुणा कुमार दिशानायके, साजिश प्रेमदासा और नन ऑफ दिस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अनुराग कुमार दिशानायके। दिशानायके से याद कर लिए है, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति जो श्रीलंका को एक नवीन दिशा देंगे। दिशानायके नवीन दिशा देंगे श्रीलंका को। और श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है आप सभी लोगों को मालूम है, बांग्लादेश से ही एक के ही समकक्ष है, बहुत हालत खराब है वहां पर। तो ये नवीन राष्ट्रपति बनेंगे अनुराग कुमार दिशानायके श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री वो साथ साथ ही बनते हैं दोनों वहां पर। तो ऑप्शंस हैं विजिता हेराथ, दिनेश गुनावार्डने, हरिणी अमरसूरिया और नन ऑफ दिस। चार ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर है आपका हरिणी अमरसूरिया। तो अमरसूरिया श्रीलंका का एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, जयसूर्या, सनथ जयसूर्या। तो जयसूर्या से ही कहना चाहिए कि आप कनेक्ट कर दीजिए इनको। और अमर सूर्या ये कौन बन गए हैं? ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ के श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट, 45th फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024। देखिए, आपको जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का नाम याद रखना जरूरी है कि आखिर प्रतियोगिता कौन सी है, क्योंकि प्रतियोगिताएं वर्ष भर बहुत सारी होती रहती हैं। जैसे कि ये जो शतरंज है, शतरंज में कई सारी प्रतियोगिताएं वर्ष में चलती रहती हैं, लेकिन एक शतरंज की कौन सी प्रतियोगिता है? ओलंपियाड 2024 का ओलंपियाड। फिडे, फिडे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस में इसका जन्म हुआ था। शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था
फिडे है, ये जैसे कि फीफा फुटबॉल की संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आईसीसी क्रिकेट के स्तर पर है, ऐसे ये फिडे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो शतरंज की सभी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका आयोजन करवाती है। और इसका जो मुख्यालय है ये लुसाने लुसाने स्विट्जरलैंड में है, लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। तो फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा कथन सही है? कोई कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत है। चलिए हमको देखना है सही है। नंबर 1, प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। दूसरा, भारत के शतरंज खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में टीम में स्वर्ण पदक जीता। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ऑप्शन है आपके पास, केवल एक से मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल दो इसका मतलब क्या है कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, एक एवं दो दोनों दोनों ही सही है, और ना ही एक ना ही दो से मतलब क्या है, दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर इसका सी है, यानी कि इसका आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था और भारत के खिलाड़ियों को इसमें क्या मिला था? पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। तो यहाँ से आपका एक फैक्ट भी तैयार हो गया है कि फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 में पुरुष और महिला कैटेगरी में भारत को क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला था। चलिए नेक्स्ट, समुद्री तूफान हरिकेन हेलेन। देखिए हरिकेन एक कैटेगरी होती है तूफान की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे साइक्लोन होता है, टाइफून होता है, ऐसे हरिकेन भी एक कैटेगरी होती है तूफान की। नाम है इसका क्या? हेलन। ये समुद्री तूफान है। आपसे अकेला हेलन के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो हरिकेन हेलन से किस देश में जान माल की भारी क्षति हुई है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। और ये यूएसए में काफ़ी शक्तिशाली तूफान था, और यानी कि लेवल 4 की कैटेगरी का ये समुद्री तूफान था। फ्लोरिडा और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर इस तूफान से बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, क्योंकि आपके जो टॉपिक है प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें समुद्री तूफान का एक कहना चाहिए टॉपिक भी है। पिछली बार भी उससे एक प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा तूफान है ये? हेलन कहाँ पर आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में रही आरती सरीन। ये मैं आपको इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो पहला लेक्चर था उसमें जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे उसमें आरती सरीन जी के बारे में मैंने आपको बताया था। आरती सरीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन ढूंढना है इसमें, यानी कि वो वाला कथन ढूंढना है जो गलत है। कुल मिलाकर के जो गलत है वही आपका सही आंसर है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? आरती सरीन को सैन्य बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। यानी सैन्य बल चिकित्सा सेवा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मिलिट्री को लेकर के अलग से चिकित्सा सेवाएं होती हैं। आरती सरीन ने कभी भी भारतीय नौसेना में कार्य नहीं किया है। वे भारतीय सैन्य सेवाओं की पहली अधिकारी हैं जिन्हें सैन्य बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्योंकि पहले वाले में बताया गया है कि उनको महानिदेशक किया गया है, तो ये पहली अधिकारी है, महिला अधिकारी। भारतीय सैन्य बलों में सर्वोच्च रैंक पर पहुंचने वाली वे पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। यानी इसके पहले इतने सर्वोच्च पद पर यानी महानिदेशक के पद पर कोई महिला अधिकारी नहीं पहुंची है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट पॉजिटिव है, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ नेगेटिव आ रहा है, भारतीय नौसेना में कार्य नहीं किया है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट इनके बारे में कैसा है? असत्य है। इसका मतलब क्या है? यही हमारा राइट आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा कि इन्होंने कभी भी भारतीय नौसेना में कार्य नहीं किया है, जबकि ये नौसेना की ही है। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि असत्य कथन हमें ढूंढने के लिए बोला गया था। चलिए निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। उपरोक्त में से कितनी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा, क्लासिकल से मतलब
शास्त्रीय भाषा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली, शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन है चूंकि 5 दी गई हैं भाषाएं, ऑप्शन हैं केवल 2, इसका मतलब 5 में से केवल 2 ही भाषाएं, कौन कौन सी है नहीं मालूम, लेकिन यानी 5 में से 2 हैं। ऑप्शन केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4 और ऑप्शन डी सभी पांचों को मान्यता दी गई है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ये सभी जो 5 हैं इनको मान्यता दे दी गई है। और पहले से 6 थी और अब ये 5 हो चुकी हैं, तो इस समय शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो गई है? 11। ये 5 भाषा हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका असमिया, बंगाली, ये पूर्वी क्षेत्र, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र वहाँ की भाषा है, मराठी पश्चिमी क्षेत्र की भाषा है, जबकि पाली और प्राकृत ये भारत की कैसी हैं? बहुत प्राचीन भाषाएं हैं। तो ये 5 नई भाषाएं, टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? 11 शास्त्रीय भाषाओं की। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच 8वां संयुक्त अभ्यास काजिंद कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और कजाकिस्तान, ठीक है, तो काजिंद, तो काजिंद में कजाकिस्तान और इंडिया, ये बहुत नाम से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्चुअली काजिंद, ये हर साल चलती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन पर चलती है। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये थल सेना की है, क्योंकि मिलिट्री का अर्थ ही थल सेना होता है, तो ये थल सेना की है। और इसमें हर साल अल्टरनेट वाइज, जैसे कि इस बार चूंकि भारत में हुई है तो अगली बार कहाँ होगी? वो कजाकिस्तान में होगी। तो भारत में कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है औली उत्तराखंड, बी मंडी हिमाचल प्रदेश, मेचुका अरुणाचल प्रदेश और उधमपुर जम्मू कश्मीर। क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही एक्सरसाइज होती है, तो ये सब आप देखेंगे ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये हिमाचल प्रदेश वाले राज्य हैं। तो राइट आंसर क्या है? औली उत्तराखंड, ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी, दोनों ने अपने अपने टेक्नोलॉजी को भी साझा इसमें किया था। तो काजिंद ही आपसे अकेला पूछने में आ सकता है कि आखिर काजिंद क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि काजिंद क्या है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप इसको इंग्लिश वर्जन से याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा कि काजिंद में कजाकिस्तान और इंडिया है। चलिए, भौतिक विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? नोबेल पुरस्कार वैसे हम थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे इसको। तो फिजिक्स की कैटेगरी में जॉन जे हॉफील्ड, जेफरी ई हिंटन, ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से, और डी ऑप्शन है ना ही ए ना ही बी। तो एक्चुअली राइट आंसर तो इसका क्या है? सी है कि इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, फ्रिक्वेंटली ये पूछने में आ ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर नाम पश्चिमी देशों के होते हैं, तो इनको याद रखने में बड़ी समस्या होती है। तो सब लोग इसमें ट्रिक्स का यूज करते हैं, आप सभी लोग अपने अपने ट्रिक्स अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। जैसे फील्ड ऑफ फील्ड, फील्ड जैसे कि फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे जेफरी ई हिंटन, अब ये तो नहीं जोड़ पा रहे हैं फिजिक्स से किसी भी तरीके से, तो आप जोड़ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में मुझे थोड़ा सा हिंट कर देना, कुछ इस प्रकार से आप जोड़ करके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपसे ही वो ये पूछें कि केमिस्ट्री में किसे मिला है और उसमें भी हॉफ फील्ड दे दें, तो आपको ये ध्यान रखना है जो हॉफ फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड से मिलता जुलता है और फिजिक्स में जुड़ा हुआ है। तो आप मतलब इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉपिक है उसमें मुझे थोड़ा सा हिंट कर देना, तो इस तरीके से याद किया जा सकता है इसको। तो हॉफील्ड और हिंटन ये आपको दोनों याद हो सकते हैं। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में से किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं डेविड बेकर, डेमिस हसाथिस, जॉन जंपर और उपर्युक्त सभी को। ठीक है, अब ये भी एक्चुअली राइट आंसर का क्या है? डी है, उपर्युक्त सभी को दिया गया है केमिस्ट्री का। अब देखिए फिजिक्स का तो हमने याद कर लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड में हिंट कर देना, फिजिक्स का याद किया था अभी। अब हम बात करें केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में देखिए बेकर, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बेकिंग सोडा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
बेकिंग सोडा। तो बेकर और बेकिंग सोडा, या आप उसको कहना चाहिए कि बेकरी शॉप से भी जोड़ सकते हैं कि बेकरी शॉप, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि बेकरी शॉप को देख करके हंसते हुए मैं जंप करने लगा। कुछ भी इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो बेकर है उसको मैंने बेकिंग सोडा, चूंकि बेकिंग सोडा केमिस्ट्री में होता है और उसी से ही बेकरी शॉप हम जोड़ रहे हैं, तो बेकरी शॉप को देख करके हंसते हुए मैं जंप करने लगा। हंसाथिस को आप हंसते हुए कर सकते हैं, जंपर यानी कि जंप। हालांकि ये देखिए, ये सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। आपको जिस तरीके से याद होता है ना, आप उसे उस तरीके से याद करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? शांति पुरस्कार, ऑप्शन ए फिलिप्पी लेजरिनी फिलीपींस की हैं, बी है इल्हाम ताहेती चाइना की हैं, सी इमरजेंसी रेस्पॉन्स रूम्स सूडान का है, और नेहल हिदानको जापान के। ठीक है, अब शांति पुरस्कार ये एक ही को मिला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। शांति की यदि हम चर्चा करें तो आप शांति पुरस्कार में आप ये याद रख लीजिए थोड़ा, इसमें जो राइट आंसर है वो डी है। तो शांति पुरस्कार जापान को दिया गया। आपको इनका नाम याद रखना ही पड़ेगा। जापान निहॉन हिदानको एक निप्पॉन कंपनी है, आपने यदि नाम सुना होगा, निप्पॉन कंपनी, निप्पॉन सेल बनाती है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपनी है। निप्पॉन, निप्पॉन के सेल आते हैं, जापान की ही कंपनी है। तो निहॉन निप्पॉन से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। तो जापान को मिला है, आपको ये याद रखना है, जापान की निप्पॉन कंपनी है, और निप्पॉन से ही निहॉन का आप नाम मतलब कहना चाहिए कि इंटरलिंक कर सकते हैं, निहॉन हिदानक्यो। इनको क्या मिल गया है? इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्योंकि जापान आपको मालूम है शांत देश है, पहले किसी जमाने में वर्ल्ड वार में जरूर थे, लेकिन अभी इस समय क्या है, शांत देश की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट, नोबेल का साहित्य पुरस्कार, ठीक है, लिटरेचर, निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पॉल लिंच, बी हानकांग, डैमन गैलेट, और डगलस स्टुअर्ट। तो राइट आंसर इसका है हानकांग, और ये एक्चुअली साउथ कोरिया की हैं। ये साउथ कोरिया की हैं हानकांग। इसके पहले इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है हानकांग को। तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, शांति के लिए आप जापान याद रख रहे हैं, जापान के पड़ोस में ही है। क्या है पड़ोस में? साउथ कोरिया। तो वहाँ पे साहित्य का मिल गया, साउथ कोरिया। और हानकांग साउथ कोरिया के, साउथ कोरिया के वैसे भी आप देख रहे होंगे आजकल वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन वेब सीरीज ही चर्चा में है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो सब लिटरेचर से ही जुड़ी हुई हैं। तो साउथ कोरिया की जो हानकांग है, इनको क्या मिल गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया है। ठीक, चलिए देश भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 19वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी साउथ ईस्ट एशियन जो देश हैं उनका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हनोई वियतनाम में, बी कुआलालंपुर मलेशिया में, सी वियंतियाने लाओ पीडीआर में, और डी बाली इंडोनेशिया में। यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पुरानी क्लास में, और यह आयोजित हुआ था वियंतियाने लाओ पीडीआर, पीडीआर यानी पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओस पुराना नाम था, लाओ पीडीआर के नाम से हम उसे जानते हैं, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसकी जो राजधानी है कौन सी है? वियंतियाने। यहाँ पर आयोजन हुआ किसका? आसियान का 19वां सम्मेलन। आपको नंबरिंग जरूर याद रखना है, 19वां। ठीक, चलिए नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इस्लामाबाद पाकिस्तान, मिन्स्क बेलारूस, अस्ताना कजाकिस्तान, और ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये शंघाई सहयोग संगठन का ये 23वां है, 2024 में आयोजित किया गया। शंघाई, शंघाई आपको मालूम है चाइना में है,
और चाइना का ही कहना चाहिए पड़ोसी देश पाकिस्तान। आप बोल रहे हैं कि चाइना का दोस्त बोल रहे हैं पाकिस्तान, चाइना का छर्रा बोल दीजिए पाकिस्तान, जो भी बोलना है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये शंघाई सहयोग संगठन का जो 2024 का 23वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी में। निम्नलिखित पर विचार करिए। दो कथन है हमारे पास, कौन कौन से? नंबर 1, पढ़ने लिखने और गणना करने की क्षमता। नंबर 2, ये दूसरा कथन है, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता तो मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है आपको। वित्तीय साक्षरता यानी थोड़ा बहुत आपको बैंक के बारे में नॉलेज है, आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ पहचान करना, समझना, व्याख्या करना और सृजन करना। ठीक। भारत सरकार द्वारा साक्षरता की नई परिभाषा में उपरोक्त में से किसे प्रमुखता प्रदान की गई है? यानी कथन 1 और कथन 2 में से किसे प्रमुखता प्रदान की गई है? एक्चुअली जो साक्षरता की पुरानी परिभाषा थी उसमें तो केवल यही था, पढ़ने लिखने और गणना करने की क्षमता। आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसको ही साक्षर बोला जाता था। लेकिन अब जो नवीन साक्षरता कहना चाहिए कि जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें दोनों ही सम्मिलित कर दिए गए हैं, यानी कि डिजिटल और वित्तीय साक्षरता ये दोनों उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों। ये आपको ध्यान रख लेना है कि जो नवीन साक्षरता कार्यक्रम है उसमें ये दोनों ही चीजें इंक्लूड की जाएंगी और उसके बाद ही किसी को साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के नवीन मानकों के अनुसार किसी राज्य केंद्र शासित क्षेत्र को पूरी तरह से साक्षर कब माना जाएगा? तो साक्षरता का जो क्राइटेरिया है वो हमने अभी इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में देख लिया। अब बात आती है कि कोई केंद्र शासित क्षेत्र या राज्य उसको साक्षर नियर अबाउट कब मान लेंगे? ऑप्शन ए 100% पूर्ण साक्षरता स्तर, बी 95% पूर्ण साक्षरता स्तर, सी 90% पूर्ण साक्षरता स्तर और डी नन ऑफ दिस। तो इस परिभाषा में ये माना जा रहा है कि यदि 95% भी आ गया तो क्या मान लिया जाता है? ये मान लिया जाएगा कि ये पूरी तरह से साक्षर केंद्र शासित क्षेत्र या राज्य है। 95% अचीवमेंट यदि हो गया तो उतने में ही उसे पूर्ण साक्षर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, समाचार की सुर्खियों में रहे गौरव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, गौरव हवा से प्रक्षेपित करने वाले 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइडेड बम है। गौरव रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में अभिकल्पित एवं विकसित किया गया है, यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया है। दूसरा, ये 1000 किलोग्राम का गाइडेड बम है, ग्लाइडेड बम है, और ये कैसा है? हवा से प्रक्षेपित। हवा से प्रक्षेपित से मतलब क्या है? इसको जो फाइटर प्लेन है उस फाइटर प्लेन से ही इसको कहना चाहिए निशाने पे लगाना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका सी है, दोनों ही सही हैं। यानी ये क्या है? इसका टेस्ट अभी किया गया था उड़ीसा में, और जो सुखोई प्लेन था, सुखोई प्लेन में इसको लगाया गया था और सुखोई प्लेन में लगा करके इसका परीक्षण किया गया था, इसका टेस्ट किया गया था और हैदराबाद में इसका डेवलपमेंट किया गया है। और एक्चुअली डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, तो डीआरडीओ ने ही इसको डेवलप किया है। तो दोनों आंसर इसके सही हैं। क्या? 1 और 2 दोनों। आपको गौरव हो सकता है आपसे केवल गौरव ही पूछ लें कि गौरव क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि एक बम है और हवा से जमीन में मार करने वाला बम। चलिए, प्रीडेटर ड्रोन, ड्रोन का नाम क्या है? प्रीडेटर ड्रोन के क्रय हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? और एक्चुअली ये टोटल 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। भारत सरकार 31 ड्रोन खरीद रही है, 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रही है। किस देश के साथ समझौता हुआ खरीदने का? जर्मनी, जापान, फ्रांस और यूएस। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है यूएस। तो यूएस से ही हम क्या खरीद रहे हैं? प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं। टोटल 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं। प्रीडेटर ड्रोन ये वही ड्रोन है जिससे यूएस ने
पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन जो छुपा हुआ था, तो इसी प्रीडेटर ड्रोन की मदद से उसको ढूंढा था और फिर बिन लादेन को वहां जाकर के मारा था। तो अब ये भारत उनसे खरीद रहा है, इससे यूएस से। चलिए नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में चक्रवात दाना, इस चक्रवात का नाम क्या है? दाना। इसके पहले हमने यूएस का चक्रवात कौन सा देखा था? हेलन। दाना का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में हुआ है? तो एक्चुअली ये जो दाना है ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है वहां आया था, ठीक है, अक्टूबर 2024 में आया था। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ था उसका उड़ीसा में हुआ था और उससे ऊपर थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आ गया था। जो कहना चाहिए सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। तो ये उड़ीसा। देखिए गुजरात में भी तूफान आते हैं, लेकिन गुजरात आपको मालूम होना चाहिए कि ये पश्चिमी तट पर यानी अरब सागर के किनारे हैं। बाकी ये तमिलनाडु और कर्नाटक ये तो कहना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी की साइड ही है। बाकी ज़्यादातर तूफान आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा उड़ीसा में ही रहते हैं इनका जो प्रभाव। लेकिन दाना का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है वो कहाँ रहा है? उड़ीसा में रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि आपके सिलेबस में भी काउंट करता है। नेक्स्ट, ग्रीन वॉशिंग नाम आपको याद रखना है। ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? नंबर एक, ब्रांडों के मिथ्या विज्ञापन के द्वारा उसे पर्यावरण मित्र बताए जाने से, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में ये बोला जा रहा है कि इको फ्रेंडली है जबकि है नहीं। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या विज्ञापन, यानी ये बताया जा रहा है कि इको फ्रेंडली है लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है। वाहनों की धुलाई स्वच्छ तकनीक से, यानी गाड़ियों की जो धोने की तकनीक होती है वो। कंपनियों के खातों में की गई हेरा फेरी को छुपाना, यानी कंपनी टैक्स एवेजन कर लेती है, फ्रॉड कर लेती है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक वृक्षारोपण से। ये चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर एक्चुअली क्या है? ये बहुत समय से चल रहा है और ये है ऑप्शन कि कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांड है उसको ये बताते हैं कि वो इको फ्रेंडली है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। कोका कोला कंपनी पे भी इस प्रकार का आरोप लगा था। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं। तो नाम क्या है इसका? ग्रीन वॉशिंग, यानी ये धोखा देते हैं कि ये पर्यावरण मित्र हैं लेकिन नहीं है। और इसके चलते पर्यावरण को बचाए रखने में क्या होता है, बड़ी समस्या सामने आ रही है। नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन है 97, 105, 111, 115। तो ऑप्शन क्या है हमारा? राइट आंसर क्या है? 105। और मैंने आपको इसमें बताया था कि 22 देश नंबर 1 रैंक पे हैं। तो सबसे नीचे भुखमरी में सोमालिया की रैंकिंग है। भारत का स्थान कौन सा है? 105। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा की? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शंस अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये अफ्रीका के तीनों देश हैं। अफ्रीका के साथ हमारे संबंध धीरे से काफी लंबे समय से अच्छे होते जा रहे हैं। तो तीनों जगह ही हो गई थी, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, तीनों जगह की ही मैडम ने यात्रा की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3 सभी तीनों जगह की यात्रा पर जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो पहुंची थी। ये तीनों अफ्रीका के देश हैं। नेक्स्ट, ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, ब्रिक्स कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है, ये भी पढ़ चुके हैं एक्चुअली, मैं बता चुका हूँ आपको। कजान रूस में, शंघाई चाइना में, रियो ब्राजील और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो ये आयोजन हुआ था कहाँ पर? कजान रूस में। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और वहाँ पर भारत चीन शिखर वार्ता भी हुई थी। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसी ब्रिक्स सम्मेलन के साथ में। और नए सदस्य देश भी इसमें जुड़े थे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? कजान, रशिया में। इसके पहले मैंने आपको शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का भी बताया था इसके पहले में, तो वो इस्लामाबाद में हुआ था।
आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि चर्चा किसकी चल रही है, सोलवे की, हालांकि लेटेस्ट ही पूछने में आता है। नेक्स्ट, भारत में सिनेमा उद्योग का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। एक फैक्ट तो यही हो गया आपका, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में दादा साहब फाल्के है, और वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर अवार्ड है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार किसे राष्ट्रपति द्वारा 2024 में प्रदान किया गया, यानी पुरस्कार दिया जा रहा है 2022 के लिए, और पुरस्कार है 2022 का, लेकिन प्रदान अभी किया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमेशा पुराना ही मिलता है। ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र, मणिरत्नम, मिथुन चक्रवर्ती और एस राजामौली। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती जी को ये इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का मिला है, 2 साल पुराना चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं थाईलैंड, फिनलैंड, वियतनाम और नॉर्वे। तो राइट आंसर है हमारा नॉर्वे। तो नॉर्वे में ऐसा माना जा रहा है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए यहाँ पर 15 वर्ष की आयु वो लागू कर रहे हैं। नॉर्वे आपको पता होगा तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी रैंक 1 और 2 पर ही रहता है नॉर्वे। तो नॉर्वे कर रहा है ये। हालांकि ऑस्ट्रेलिया देश में भी ये सब चल रहा है कि वहाँ पर भी सोशल मीडिया की जो एज है वो 15 साल के नीचे निर्धारित की जाए उसको, कि 15 साल के ऊपर ही होनी चाहिए, सॉरी नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। बाकी नॉर्वे ये सब करने जा रहा है। तो 15 वर्ष सोशल मीडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना। ये MCQ जो समसामयिकी घटनाक्रम था उस पर बेस थे, और इसमें कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई उसका रिवीजन भी हो गया आपका। MCQ यदि आप 2-3 बार कर लेते हैं और उसको कुछ घटनाओं से लिंक कर देते हैं, यदि याद नहीं हो रहा है तो आपको केवल और केवल ट्रिक का तब यूज़ करना है जब कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है तभी। यदि कुछ चीज़ याद हो रही है डायरेक्टली तो उसे आप डायरेक्टली याद करना है। चलिए जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित जो MCQs हैं उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।